सबसे पहले अगर मार्केट की आज की बात करते हैं तो अजीब ही सिचुएशन मार्केट में चल रही है। एक दिन ऐसा होता है लार्ज कैप सबसे ज्यादा गिरती है, मिड कैप उससे कम गिरती है, स्मॉल कैप चढ़ता है ऊपर, माइक्रो कैप और ऊपर चढ़ता है। एक दिन इसका एकदम उल्टा होगा, माइक्रो कैप सबसे ज्यादा गिरेगी, स्मॉल कैप उससे कम गिरेगी, मिड कैप ऊपर चढ़ेगा और लार्ज कैप और ऊपर चढ़ेगा। तो आज का सिचुएशन वैसा ही था कि लार्ज कैप पॉजिटिव में था, मिड कैप गिरी, स्मॉल कैप और गिरी, माइक्रो कैप उससे भी ज्यादा गिरी। लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, पॉइंट पॉइंट में ही सब में गिरावट हुई है और ऊपर जो चढ़ा है वो पॉइंट में ही ऊपर चढ़ा है। एक और इंपॉर्टेंट डेटा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और इसको समझाता हूँ कि क्या बदला है पिछले 4-5 सालों में मार्केट के अंदर में। सितंबर के महीने में मैंने बात की थी कि जैसे ही फेड का रेट कट आया था, एफआईआईज ने इंडिया के अंदर में एक दिन में पिछले 3 सालों की सबसे हाईएस्ट बाइंग की थी। क्लियर है। उसके बाद फिर चाइना का स्टिमुलस अनाउंस हुआ, उसके बाद चाइना की तरफ मूव करने लगे एफआईआईज। लेकिन जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना कि हुआ क्या है। अक्टूबर के महीने में, आई थिंक आज 17 तारीख होगा, 17 या 18 तारीख आज होगा, और कल तक, आज का डेटा तो आएगा, कल तक में अभी तक जो अक्टूबर के महीने में एफआईआईज ने जो इंडियन मार्केट्स के अंदर बिकवाली करी है, बेचे हैं शेयर्स को, 67,000 करोड़ का शेयर बेचा है सिर्फ यही 16 दिनों के अंदर। लगभग 16-17 दिनों में 67,000 करोड़ के स्टॉक की सेलिंग की है और ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट है इन अ मंथ। और अभी महीना खत्म होने में तो 10-12 दिन बचे हैं, लेकिन इतना ही कम समय में अभी तक का सबसे हाईएस्ट सेलिंग की है। इससे पहले जो हाईएस्ट सेलिंग थी वो थी 2,000 करोड़, अभी से कम ही 65,000 करोड़ की, जो कि मार्च 2020 में एफआईआईज ने करी थी। और मार्च 2020 में आपको पता है जब एफआईआईज ने 65,000 करोड़ की सेलिंग की थी तो मार्केट के अंदर में 35-40% का लगभग करेक्शन आया था। मेजर हमारे इंडेक्स में ऑलमोस्ट 35% प्लस का करेक्शन आया था। और इस महीने में पिछले 16-17 दिनों में जब 67,000 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआईज ने, तो हमारे मार्केट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 3.5% का करेक्शन आया है। कहां 35%। सेम अमाउंट की सेलिंग एफआईआईज ने की थी तो 35% मार्केट गिरा था, और सेम अमाउंट की सेलिंग एफआईआईज ने अभी की है तो अभी सिर्फ 3.5% मार्केट गिरा है। यही पिछले 4 सालों में मार्केट के अंदर में बदलाव आया है और पूरा का पूरा ये जो क्रेडिट जाता है कि हमारी मार्केट एफआईआईज के सेल करने से गिरती नहीं है। जब चाहे मन तब बेच के चले जाते हैं। एफआईआईज इधर नहीं गिरती है, उसका सीधा श्रेय रिटेलर्स को जाता है, चाहे रिटेलर डायरेक्ट पैसा डाले या फिर रिटेलर्स म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा डाले। क्योंकि एक एक महीने में 35-35 हजार करोड़ का जब जा रहा है एसआईपी के थ्रू पैसा और लमसम के थ्रू, तो मार्केट के अंदर ही जा रहा है और मार्केट को ही सपोर्ट कर रहा है। और यही चीज एक तरीके से आप समझोगे तो ये चीज जो एफआईआईज है उनको रास नहीं आ रही है। अपनी तरफ से वो पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा अपना जोर उन्होंने लगा के रखा है कि बाई करके ऊपर करते हैं और फिर गिरा के नीचे लाते हैं और फिर नीचे से परचेज करते हैं। देखो इनका जो बिजनेस मॉडल है ऑपरेटर्स का, चाहे एफआईआईज हो फिर इंडिया के हो, कहीं के भी बिजनेस मॉडल ऑपरेटर्स का यही होता है। जैसे पंप एंड डंप स्कीम होती है ना, तो वो तो थोड़ा सा छोटे लेवल पे होती है तो उसको पंप एंड डंप स्कीम कहा जाता है। लेकिन बड़े लेवल पे, इंडेक्स लेवल पे भी ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े निवेशक हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसी तरीके करती है और लोग इस तरीके से इसको सोच नहीं पाते हैं। खरीद खरीद कर किसी भी देश के खरीद कर उसके मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाते रहता है खरीदते रहते हैं जो बाहरी एफआईआईज है या फिर अगर इंडिया के भी है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑपरेटर टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन है, खरीद के जब ऊपर ले जाते रहते हैं तो रिटेल मनी भी उसमें थोड़ा आते रहता है। फिर जब उन्हें लगता है कि अब बहुत ऊपर आ गया, अब फिर इसको गिरा के नीचे से लोअर प्राइस पे खरीदना है, तो वो हेवी सेलिंग ऊपर से शुरू कर देते हैं। जब वो ऊपर से हेवी सेलिंग शुरू करते हैं तो थोड़ी मार्केट के अंदर में करेक्शन आता है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर पहले के हुआ करते थे, अब तो काफी समझदार हुए, वो डर जाते थे यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा उन्होंने सेल किया, थोड़ा और सेल किया, मार्केट गिरने लगी। अब जो रिटेलर्स है, छोटे निवेशक है, वो डर के पैसा लगे निकालने। अब मार्केट और गिरने लगी और उन्होंने सेलिंग की, इधर से रिटेलर्स भी सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता था कि रिटेलर्स डर के भाग जाते थे और उनका अच्छा खासा पैसा बन जाता था। और ये जो भागते थे ये दोबारा आते नहीं थे, इसमें से कम ही लोग दोबारा आते थे, और वो भी गलत टाइम पे आते थे। कैसे गलत टाइम पे आते थे
कि नीचे से खरीद तक, मान लो यहाँ पे हम एफआईआईज की बात करें तो नीचे से खरीद कर एफआईआईज ऊपर ले जा रहे हैं, बीच में एंट्री हुई, ऊपर गए, प्रॉफिट इनका नहीं बना, प्रॉफिट इन्हीं का बना, यही एफआईआईज ही सेल करके फिर नीचे ला रहे हैं, फिर बीच में से ही ये लोग निकल गए, तो इनका लगभग इन किया आउट किया, ज्यादा प्रॉफिट ये नहीं बना पाते थे, लेकिन फिर अब क्योंकि ये निकल गए, मार्केट और गिरी, वापस नीचे आ गई, फिर वापस एफआईआईज इसको ऊपर ले जाना शुरू करेंगे, और जब नीचे रहेगी तब रिटेलर्स नहीं खरीदते, जब वापस ऊपर जाना शुरू कर देती फिर बीच में आके वो घुसते। तो पहले ये सिचुएशन हो गया था कि रिटेलर्स बीच में ही घुसते थे और बीच में ही निकलते थे, और जो मोटा पैसा है वो बड़े ऑपरेटर्स ही बनाते थे। लेकिन अभी एक तरीके से रिटेलर्स ने नाक में दम करके रखा है, मार्केट गिरती ही नहीं है। मैंने बताया सेम सेलिंग एफआईआईज की मार्च 2020 में थी, लगभग 35% मार्केट करेक्ट हुआ था, क्योंकि रिटेलर्स भी बेच के भाग रहे थे, सारे लोग बेच रहे थे। लेकिन अभी रिटेलर्स सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। रिटेलर्स कहने का मतलब है रिटेल इन्वेस्टर भी, हाई नेटवर्थ रिटेल इन्वेस्टर भी, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी, इन सब की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। आप इंश्योरेंस भी मिला सकते हो इसमें, लेकिन इंश्योरेंस को उतना हम रिटेल में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि रिटेल पैसा जाए या ना जाए इंश्योरेंस वाले तो खरीदेंगे। लेकिन फिर भी जो एचएनआईज है रिटेलर्स, और जो नॉर्मल रिटेलर्स है डायरेक्ट इन्वेस्टर, और जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा जा रहा है, इन सबको तो प्रॉपर हम रिटेल निवेशक कह सकते हैं। तो इनके कारण क्या हो रहा है कि उनकी बाइंग सेलिंग वाली स्ट्रेटजी काम आ नहीं रही है। नहीं तो ये जो बाइंग सेलिंग वाली स्ट्रेटजी है, इसमें श्योर शॉर्ट उनका पैसा बनता ही बनता था। चढ़ा के मार्केट को ऊपर ले जाना है, फिर खुद ही ऊपर से गिराना है, फिर नीचे से चढ़ा के ऊपर ले जाना है, बीच में जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो इनको पैसा देके जा रहे हैं। यही पास्ट में होता था। अभी फ्यूचर में हमें क्या इसका फायदा है, सुनो। सितंबर के महीने में ही ये रिपोर्ट आई थी कि जो एफआईआईज की एनएससी के स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग है वो 11 इयर्स लो पे है। क्लियर है? उसके बाद थोड़ी बहुत बाइंग आई एफआईआईज की तरफ से, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टी ईयर में, मतलब 3 सालों में सबसे बड़ी सिंगल डे बाइंग आई थी। लेकिन उसके बाद फिर से एफआईआईज ने सेल करना शुरू कर दिया, तो फिर से वो लोएस्ट लेवल पे जाएंगे। अगर क्या लगता है आपको कि ये दोबारा इंडिया के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे? अगर आपको लगता है कि इंडिया ग्रो कर सकता है अगले 20-25 सालों में, यहाँ की जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ हो सकते हैं, इकोनॉमी अच्छे से डेवलप हो सकता है, ग्रो कर सकता है, तो घूमकर एफआईआईज को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और जितना ज्यादा अभी वो बेचेंगे, जितना ज्यादा अभी बेचेंगे, और मार्केट इसको झेल लेगा। मार्केट अगर गिरती है तब तो ठीक है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको भी मिलेगी, हमको भी मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट झेल लेती है, बर्दाश्त कर लेता है एफआईआईज की सेलिंग को, तो सोचो जब एफआईआईज दोबारा वापस घूम के आएंगे, वापस जहां भी उनको चाइना जाना है, अफ्रीका जाना है, ब्राजील जाना है, जहां जाना है, वहां से जब दोबारा घूम के आएंगे इंडिया के अंदर में, तो क्या इंडियन मार्केट सूट अप करेगी? बस इतना समझ लो। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मार्केट के अंदर में गिरावट हो रही है। आपके पास डेली डेटा आ रहा है कि एफआईआईज की सेलिंग हो रही है, तो हो रही है। जैसे आज सेलिंग हो रही है, वैसे ही 6 महीना, 3 महीना या 1 साल बाद बाइंग भी आएगी, और जबरदस्त बाइंग आएगी। क्योंकि हमेशा ही मल्टी ईयर लो पे तो उनकी होल्डिंग रहेगी नहीं, उनको भी पैसा बनाना है। और जब उनको दिखेगा कि इंडिया के अंदर हम कितना भी कुछ भी कर रहे हैं, मार्केट्स ग्रो कर रही हैं, हमारा यहाँ पे चालबाजी काम नहीं आ रही, तो वापस वो घूम कर आएंगे, क्योंकि उनको भी पैसे बनाने हैं। तो फिर मार्केट सूटेप करेगा, और वहां पे जो लोग बने रहेंगे मार्केट के अंदर, उनको प्रॉफिट होगा। और यही रीजन होता है, मैं कहता हूं कि मार्केट के अंदर हमेशा बने रहो। बाई हो रहा है, सेल हो रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, तो बस इन्वेस्टेड रहो और फायदा उठाओ इन सारी चीजों का।